Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you limitations of electromagnetic wave theory and postulates of Planck's quantum theory, which will cover the limitations of electromagnetic wave theory from the point of view of 11th chemistry unit 2. Now let's begin with our topic. It is the limitation of electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory, EMWT. What are the limitations? Electromagnetic wave theory, we discussed in the previous lecture, stated that the energy is emitted or absorbed by any source or any object will be always in the form of a wave in continuous manner. Any object, if it will lose or gain energy, it will do so in a continuous manner in the form of waves. This point was not applicable on each and every phenomenon of light or energy. It failed to explain black body radiation phenomenon. What is a black body? Black body is an object which is a perfect absorber and a perfect emitter, means an object which can gain or lose each and every kind of radiation. अगर हिंदी में बताऊं तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर तरह की एनर्जी को ले भी सके और छोड़ भी सके, दैट इज अ ब्लैक बॉडी. Why does that body is capable of gaining and losing each and every kind of energy? This theory failed to explain this thing. ये थ्योरी ये बात समझा नहीं पाई कि वो बॉडी हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर पाती है और एमिट भी कर पाती है. तो क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं एक ब्लैक बॉडी का. एक लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड. वो आयरन की रॉड जो है हम उसको हीट करना शुरू करते हैं. जब हम उसे हीट करना शुरू करते हैं, when we start heating it up continuously, first it will become red, then it will become yellow, then it will become blue, white finally. See, I am telling you कि अगर मैं एक लोहे की रॉड को गर्म करना शुरू करूं तो पहले वो रेड हो जाएगी, उसके बाद सेकंड नंबर पर वो येलो हो जाएगी, उसके बाद वो ब्लू वाइट हो जाएगी. तो इस तरह से वो तो एक अलग अलग पैटर्न में कलर्स को छोड़ रही है. मैं उसे हीट करता जा रहा हूं और वो कलर को छोड़ती जा रही है. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की माने तो इसने कहा था वो एक ही पैटर्न की एनर्जी छोड़ेगी, एक और लगातार एक वेव के फॉर्म में एनर्जी छोड़ेगी, और उस वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है. लेकिन यहाँ तो चेंज हो रही है. रेड कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद येलो उसकी कम है, उसके बाद ब्लू उसकी वेवलेंथ और कम है. तो ये तो अलग अलग तरह की रेडिएशंस को छोड़ रहा है. क्यों? इस बात का जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं दे पाई. आई रिपीट, ब्लैक बॉडी क्या है? अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर तरह की एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है. एग्जाम्पल, अगर मैं एक आयरन की रॉड को हीट करूं, कॉन्टिन्यूसली हीट करूं, तो शुरुआत में इट विल बिकम रेड, देन इट विल बिकम येलो एंड देन फाइनली इट विल बिकम ब्लूइश वाइट. एंड व्हाई डज दिस हैपन्स? Electromagnetic wave theory failed to explain this. Next phenomenon, photoelectric effect के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई. ये क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब भी किसी मेटल के सरफेस पर सुटेबल इंटेंसिटी की लाइट आके गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वेन एवर अ लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी, वेन एवर रेडिएशन ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, एक मेटल के सरफेस पर आकर गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दैट सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल जाते हैं. ऐसा होता क्यों है? वाई डज दिस हैपन? ये बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बिल्कुल भी समझा नहीं पाई.
फोटो मीन्स प्रकाश, रोशनी, लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मेटल के सरफेस में से। जब भी सूटेबल इंटेंसिटी की लाइट आके मेटल की सरफेस पे गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं दे पाई। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट को सहन करने की जो कैपेसिटी है, हीट गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ाने की कैपेसिटी, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? देखिए, इसे समझने के लिए हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए, वैसे तो हम इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बहुत ठंड है, बाहर टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो हमें आग के पास बैठा देते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बेटर लगता है, हम उसको सह पाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत गर्मी का दिन है, जैसे कि आज जून का महीना हो, और फिर हम आग के पास या आग से 10 कदम दूरी पर भी हैं तो भी वहाँ पर हमसे खड़ा नहीं रहा जाएगा, वो आग की लपटें हमें तंग करेंगी। तो हमारी बॉडी की हीट को सहन करने की जो कैपेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। ये बात ऐसा क्यों हो रही है, ये बात ये समझा नहीं पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस बात को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी समझा नहीं पाई। अगला है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम हम पढ़ चुके हैं। लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफेंट, ये जो 5 सीरीज ऑफ लाइन बनती हैं, ये क्यों बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये भी हमें समझा नहीं पाई। इन सभी पॉइंट्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी दी थी। आइंस्टीन ने इसे मॉडिफाई किया था। आइंस्टीन ने इसे मॉडिफाई किया था। ये थ्योरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये इसका कहना है कि जब भी कोई सोर्स एनर्जी को देता है या कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को लेता है तो वो कॉन्टिन्यूसली वेव के फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, वो डिस्क्रीट एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। पहले एक पैकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक के साथ, डिसकंटिन्यूटी के साथ जाकर गिरते हैं। डिस्क्रीट मीन्स डिसकंटिन्यूस, अलग अलग पैकेट्स जाकर गिरते हैं। ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इस तरह के हर एक पैकेट को हम क्या नाम देंगे? क्वांटम का नाम देंगे। लेकिन लाइट के केस में फोटोन कहा जाता है, क्योंकि लाइट को हम फोटो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, फोटो, तो इसीलिए लाइट के केस में क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? फोटोन का नाम देते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो h कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आई रिपीट, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे h ले लिया है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर बहुत सारे फोटॉन्स हैं, ये तो एक फोटॉन की एनर्जी हुई ना, इज इक्वल एच न्यू, कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे फोटॉन रिलीज होंगे, एक तो रिलीज होगा नहीं। तो अगर n फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट, कितनी एनर्जी टोटली गेन की गई या कितनी एनर्जी टोटली लूज की गई, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल एन एच न्यू, जहाँ पर n जो है वो कोई इंटीजर हो सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एमिट हुई या एब्जॉर्ब हुई, विल बी सम होल नंबर ऑफ क्वांटा,
वो क्वांटा यानी कि एक फोटॉन की एनर्जी का कोई होल नंबर मल्टीपल होगा, E इज इक्वल एन एच न्यू, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने किस तरह से ब्लैक बॉडी के फिनोमेनन को समझाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। थैंक यू।